एरन अटलांटिक ओशन में आयरलैंड का एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड, कम जनसंख्या, कम काम और बहुत सारा भाईचारा। अटलांटिक ओशन में होने की वजह से फिशिंग आइलैंड का एक मुख्य व्यवसाय था। एक रात ऐसे ही एक फिशिंग ट्रॉलर के क्रू को एक बहुत तेज रोशनी आसमान से दरिया में गिरते हुए दिखती है, जिसकी रिपोर्ट वो कोस्ट गार्ड को कर देते हैं, जो उन्हें बताता है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन क्रू ने तो उस रोशनी को अपनी आंखों से देखा था, तो उत्सुकता के चलते वो ट्रॉलर को उसके नजदीक ले जाते हैं, जो उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है और एक एक करके वो सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह शराबी पुलिस ऑफिसर कायरन ओ शिया की जब नींद टूटती है, तब तक दिन काफी चढ़ चुका होता है और लीसा नोलन नाम की एक होनहार ऑफिसर वॉलंटरी ड्यूटी पर आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। उसे डॉक पर रिसीव करने के लिए कायरन को भेजा जाता है, जिसे देखकर लीसा समझ जाती है कि उसका अल्कोहल टेस्ट करने के लिए किसी भी तरह के ब्रेथ एनालाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वक्त आइलैंड के एक बीच पर डॉक्टर ग्लीसन को मरी हुई व्हेल्स मिलती हैं, जिनके शरीर पर घाव के निशान होते हैं। स्टेशन पहुंचकर लीसा अपने सहयोगियों से मिलती है और कायरन को अभी भी समझ नहीं आता कि इतनी होनहार ऑफिसर वहां क्या कर रही थी। डॉक पर फिशरमैन पैडी को अपने लॉबस्टर ट्रैप्स में एक विचित्र सा नीला प्राणी मिलता है, जो उसके पार्टनर मर्फी के चेहरे पर बदबूदार थूक फेंक देता है। उन दोनों ने ऐसी विचित्र चीज पहले कभी नहीं देखी थी। आइलैंड पर पहुंचते ही कर्मनिष्ठ लीसा को पहला केस भी मिल जाता है। बीच पर उन्हें डॉक्टर ग्लीसन के साथ मरीन इकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिथ भी मिलता है, जो बताता है कि व्हेल्स कई बार बीच पर आ जाती हैं, लेकिन उनके शरीर पर जो घाव थे वो पत्थरों से टकराने की वजह से नहीं हुए थे। वो घाव उन्हें दरिया में मिले थे। पैडी उस विचित्र प्राणी को पानी में ना फेंक कर अपने घर ले जाता है। बीच पर कायरन कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर व्हेल्स के अवशेषों को डॉक्टर स्मिथ की लैब पहुंचाने में लग जाता है। बीच को क्लियर करते हुए एक वर्कर को बड़े से अंडे नजर आते हैं। वो उन्हें खोदने की कोशिश करता है और तभी उस पर हमला हो जाता है। वो विचित्र सा प्राणी उसे खींचकर पानी में ले जाता है। उसके वापस ना लौटने पर कॉन्ट्रैक्टर उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसे बीच पर कुछ भी नहीं मिलता। कायरन ने उस दिन बीच पर काफी काम किया था, जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो गई थी और उसे तरल पदार्थ की सख्त जरूरत थी। बार में उसका पार्टनर पैडी भी होता है और क्योंकि वो एक छोटी सी आइलैंड थी, लीसा भी वहां पहुंच जाती है। टीवी पर बीती रात के ट्रॉलर हादसे की रिपोर्ट चल रही होती है। पैडी उन्हें अपने विचित्र प्राणी के बारे में बताता है, लेकिन कायरन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तभी मर्फी के दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलने पर उसे कूनी हवा में तैरता हुआ नजर आता है और फिर अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है। मर्फी उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे कोई छत की तरफ खींच लेता है। उसकी बीवी दरवाजा बंद कर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चिमनी से उसे भी कोई ऊपर खींच लेता है। कायरन को एहसास होता है कि लीसा पर उसका गलत प्रभाव पड़ा होगा, तो केस को सीरियसली डिस्कस करने के लिए वो उसके होटल के रूम पहुंच जाता है। लीसा ने सुबह उसे जिस हाल में देखा था, अब वो उससे भी बुरे हाल में था। लीसा उसे घर जाकर आराम करने का मशवरा देती है और कायरन वहीं खड़े खड़े उसके दरवाजे पर ही सो जाता है। बार में लीसा के सामने कायरन ने पैडी को सीरियसली नहीं लिया था, जिसके चलते वो हर्ट हो जाता है और घर पहुंचते ही सीधे उस विचित्र जीव के पिंजरे की तरफ जाता है, जहां अब उसे जीव की जगह एक अंडा मिलता है। बाथरूम के शीशे पर कुछ चिपचिपा सा तरल पदार्थ चिपका होता है और तभी ऑक्टोपस से भी ज्यादा टांगों वाला छत पर चिपका हुआ एक नीला जीव उस पर टूट पड़ता है। इस बात से अनजान की पैडी बार से टॉनिक की डोज लेकर आया था। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते और पैडी लाते मार मार कर उस जीव का कचूमर बना देता है। अगले दिन लीजा के होटल की मालकिन उसे बताती है कि कायरन एक विधुर यानी कि रंडवा है, इसीलिए वो रोज पीता है। अब समझदार लीजा उसकी पार्टनर थी, तो शायद वो उसके लिए कुछ कर सके। लीजा ने ये काम पहले ही शुरू कर दिया था। रात में कायरन ने उसके रूम में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन समझदार लीजा ने उसका पता ना जानने की वजह से उसे स्टेशन में ठहरा दिया था। तभी पैडी का कॉल आता है, जो एक बड़े इनाम की मांग करता है। उसने एक मॉन्स्टर को मारा था और उसे स्मिथ के लैब पहुंचा दिया था। कोई भी नहीं जानता कि वो विचित्र जीव किस प्रजाति का था।
उसके बारे में कुछ भी बताना मरीन इकोलॉजिस्ट स्मिथ के लिए भी मुश्किल था। उसकी जुबान मेंढक की तरह झपटती थी और खून चूसती थी। पानी में इस प्रकार की कुछ स्क्विड्स होती है, लेकिन मानो ये तो कोई एलियन ही था। उसके शरीर को साफ करने पर उसकी त्वचा चमकती थी और उसे जीवित रहने के लिए खून और पानी की जरूरत पड़ती थी। उसकी इतनी खूबियां जानकर पैडी उसे आईपीएल ऑक्शन में बेचना चाहता है, लेकिन स्मिथ कहता है कि यह शायद संभव नहीं होगा। जिस मॉन्स्टर को पैडी ने मारा था वो एक मादा थी, क्योंकि पैडी को उसके साथ एक अंडा भी मिला था। अब कायरन को उन मरी हुई वेल्स की याद आती है, लेकिन लीसा कहती है कि इतना छोटा जीव उन वेल्स को नहीं मार सकता। तफ्तीश के दौरान कायरन को कूनी की कार मर्फी के घर के पास मिलती है, जिसके घर की छत क्षतिग्रस्त लगती है। कर्मनिष्ठ लीसा छत पर चढ़ना चाहती है, जिसके लिए कायरन पूरी तरह से तैयार था। छत पर लीसा को कपड़ों के चीथड़े मिलते हैं, जिन्हें खींचने पर मर्फी का सर फुटबॉल की तरह नीचे लुढ़क जाता है, जिसे देखकर कायरन की सुबह से पी हुई सारी उतर जाती है। मर्फी और उसके बीवी के अवशेषों को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो समझ नहीं पाता कि इतनी दरिंदगी कौन कर सकता है। एक बार फिर बहादुर पैडी वहां पहुंच जाता है। इस बार वो उन्हें अपने घर ले जाता है, जिसकी एक दीवार टूटी होती है और उसका बाथटब बाहर लॉन में पड़ा होता है। कायरन मैप निकालता है और देखता है कि सभी वारदातें एक ही खाड़ी के इर्द गिर्द हुई थी। बहादुर पैडी वहां मौजूद एक गुफा के बारे में जानता था और वो उन दोनों को वहां ले जाता है। कायरन और लीसा गुफा में दाखिल हो जाते हैं। पैडी बाहर ही रहता है और उसे बाहर फिर से उस जीव के अंडे नजर आते हैं। गुफा के मुहाने पर कायरन और लीसा को फिशरमैन की वेस्ट मिलती है। कुछ और अंदर जाने पर कायरन जोर जोर से चिल्लाकर उस जीव को पुकारने लगता है और फिर अचानक से उसकी पुकार का जवाब भी आता है। वो जीव उसी गुफा के अंदर था, जिसके विशालकाय आकार को देखकर कायरन और लीसा 9-2-12 हो जाते हैं। वहां से सीधे वो स्मिथ की लैब की तरफ दौड़ते हैं, जो उन्हें बताता है कि उस जीव ने वेल्स को खाया था। कायरन उस मादा को जलाने की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसे बचाने के लिए वो नर जरूर आएगा। लैब के अंदर मादा को जलाने की वजह से स्प्रिंकलर सिस्टम शुरू हो जाता है और उनके पानी के सप्लाई को काटने तक एक और अजीब घटना शुरू हो जाती है। आग और पानी के उस खेल में वो मादा एक बार फिर से सांस लेने लगती है। वो तीनों अपने अपने हथियार तान कर खड़े हो जाते हैं। इस बार मादा को कायरन पसंद आता है। स्मिथ और लीसा किसी तरह से उसे उसके चेहरे से हटाते हैं। तब तक वो मादा कायरन को खूनी किस दे चुकी होती है। कायरन को ये घिनौना मजाक जरा भी पसंद नहीं आता और वो तीनों मिलकर पैडी की तरह एक बार फिर से उसका कुचुम्बर बना देते हैं। लीसा कहती है खाड़ी में वेल्स खत्म हो जाने के बाद न जाने वो जीव क्या करेंगे। तभी उन तीनों की नजर एक बार फिर से पैडी पर पड़ती है। वेट अ मिनट, पैडी अकेला उस जीव पर भारी कैसे पड़ गया था? अब केरन को याद आता है कि वो पैडी से बीती रात आखिरी बार में मिला था। वो जीव खून चूसते थे और खून में अल्कोहल होने की वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती थी। आइलैंड पर बाहरी मदद अगले दिन आने वाली थी, यानी कि उन सबको किसी तरह से उस रात को काटना था। कायरन अपना प्लान बताते हुए बहुत खुश होता है कि सभी आइलैंडर्स को उस रात बार में बुलाकर एक बड़ी सी पार्टी देनी चाहिए, जिसके लिए उनका अगला निशाना होता है बार का मालिक ब्रायन। जिसे उनकी बातें बकवास लगती हैं तो वो उसे जीव दर्शन करवा देते हैं, जिसे देखते ही ब्रायन उनकी टीम में शामिल हो जाता है। उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्मनिष्ठ लीसा ने आज तक दारू नहीं पी थी। कायरन कहता है हर तजुर्बे का एक फर्स्ट टाइम होता है। उस रात लीसा दारू पिएगी और वो सोबर रहेगा और बहुत जल्द उसे अपने इस निर्णय का पछतावा भी होता है। दारू पीते ही लीसा उनका मजाक उड़ाने लगती है। उसे चुप कराने के लिए पैडी उसे अपना ब्रांड पिलाता है, जिसे पीते ही उसकी बोलती वाकई बंद हो जाती है। स्मिथ उसका ब्लड सैंपल ले लेता है, उसका ताजा अल्कोहल से दूषित हुए ब्लड का सैंपल। कायरन वो सैंपल जीव के एक बच्चे को पिला देता है, जो पीते ही पैरों पर मर जाता है। डॉक्टर ब्रायन कहता है कि वो समझ गया कि उस शाम सबको कितनी डोज लगेगी। वहां से वो सीधा चर्च जाते हैं और आइलैंड के धार्मिक निवासियों को बताते हैं कि उन्होंने लीसा के आगमन पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। चर्च को खाली होने में और बार को भरने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। इसके बाद मौका था असला और बारूद जमा करने का।
जिसमें से कायरन को एक वाटर गन ही पसंद आती है क्योंकि वो उसमें पेट्रोल भरने वाला था और उसे फ्लेम थ्रोअर बनाने वाला था। बार में डॉक्टर ब्रायन सभी आइलैंडर्स को भरपूर टॉनिक पिलाता है। अपनी गाड़ी में मॉन्स्टर का इंतजार करते हुए कायरन अब लीजा का ब्रेथ टेस्ट करना चाहता है, जो कहती है कि कायरन उसे क्यूट लगता है और शायद वो उसे पसंद करने लगी है। लेकिन उसकी हालत को देख कायरन अगले दिन तक रुकना ही उचित समझता है। अब लीसा उससे उसकी बीवी का अफसोस जाहिर करती है। कायरन बताता है कि वो मरी नहीं है, सिर्फ उसको छोड़कर चली गई है। तभी डॉक्टर ग्लीसन अचानक से पब के बाहर आ जाता है और पूरे बीच पर जीव के बच्चों को देखता है, जिनमें से एक खूंखार बच्चा उसके चेहरे पर झपट पड़ता है। कायरन और लीजा किसी तरह डॉक्टर को उस छोटे से जीव से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से वो गुफा वाला नर मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और डॉक्टर ग्लीसन को खींच लेता है, जिसे देखते ही कायरन और लीजा गाड़ी में छुप जाते हैं। डॉक्टर का काम तमाम कर अब वो जीव गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसके गाड़ी पर झपटते ही पुलिस का सायरन बजने लगता है, जिसके कारण वो जीव चौंक जाता है। मौका मिलते ही कायरन और लीजा पब की तरफ दौड़ते हैं। डॉक्टर ब्रायन उस जीव पर फ्लेम फेंकना चाहता है और वो स्मिथ से गन पर लगी कैंडल को जलाने के लिए कहता है, लेकिन बाहर निकलते ही बारिश की वजह से वो मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे पहले कि वो जीव ब्रायन को निगल जाए, कायरन उसे अंदर खींच लेता है। अब ब्रायन को याद आता है कि उसे बैरल्स चेंज करने होंगे वरना दारू खत्म हो जाएगी। कुछ आइलैंडर्स धुत हो चुके थे और वो घर जाना चाहते थे। कायरन किसी भी तरह उन्हें वहां रोकना चाहता था। ब्रायन कहता है कि उन एलियंस को पैडी आइलैंड पर लाया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू होने वाली होती है जब स्मिथ को याद आता है कि उसने मॉन्स्टर की पिक्चर ही नहीं ली थी। वो मॉन्स्टर स्मिथ को चाटता है और अल्कोहल की वजह से उसे उठाकर दूर फेंक देता है। कायरन सभी को पब के ऊपरी फ्लोर की तरफ भागने के लिए कहता है और तभी वो मॉन्स्टर पब की एक दीवार तोड़ देता है और उसके बच्चे अंदर कूदने लगते हैं। कायरन अब आइलैंडर्स से और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता था, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। पैडी को याद आता है कि मादा ने कायरन की खून भरी पप्पी ली थी, शायद इसीलिए अब वो नर कायरन को अपने साथ ले जाना चाहता है और वो वहां उसके लिए आया था। तभी लीजा को अचानक से पे लोडर की याद आती है। वो कहती है कि अगर वो मॉन्स्टर को किसी तरह से समुद्र में ना लौटने दें तो वो पानी के बिना मर जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि वो पे लोडर कंस्ट्रक्शन साइट पर था और वहां तक पहुंचने के लिए जो गाड़ी चाहिए थी उसकी चाबियां नीचे थी। कायरन नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि नीचे वो मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा था। नशे में धुत लीजा इस काम के लिए तैयार हो जाती है। कायरन के पास उसे देने के लिए सिर्फ एक नेल गन थी। बहादुर लीजा वो गन लेकर नीचे लुढ़क जाती है। नीचे उसे अल्कोहल की एक बोतल और गाड़ी की चाबियां भी मिल जाती हैं और तभी वो मॉन्स्टर भी उसे सूंघ लेता है। लीजा लाइटर लेकर दौड़ती है और एक बार फिर से लुढ़क जाती है। अल्कोहल जमीन पर बह जाता है और उसमें आग लग जाती है। मौका मिलते ही मॉन्स्टर उसे जकड़ लेता है, लेकिन अब लीजा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। ऊपर धुएं को देख कायरन खिड़की के बाहर आ जाता है। लीजा किसी तरह पिकअप ट्रक तक पहुंच जाती है। मॉन्स्टर के आगे बढ़ते ही कायरन ट्रक पर कूद पड़ता है। लीजा और कायरन कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ दौड़ते हैं और मॉन्स्टर कायरन के पीछे पीछे। कायरन उस मॉन्स्टर को अपने पीछे पीछे एक गड्ढे में ले जाता है जहां पर बहुत सारा डीजल स्टोर किया होता है। डीजल में आग लगाने के लिए वो फ्लेयर गन निकाल लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे तेज निकलता है। दूसरी तरफ से लीजा वो पेलोडर मॉन्स्टर पर चढ़ा देती है। उन दोनों को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी तक हारा नहीं था। वो एक बार फिर से कायरन को जकड़ देता है। वो कायरन को जिंदा निगलने ही वाला होता है कि उसके जीवन भर की साथी दारू उसकी जान बचा लेती है। कायरन उसके मुंह में दारू उड़ेल देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसे उठा के दूर फेंक देता है और लीजा उसके मुंह में फ्लेयर गन चला देती है। अगली सुबह आइलैंडर्स को बीती रात की घटनाओं पर विश्वास ही नहीं होता और अफसोस होता है कि इतनी रंगीन रात का अंत हो गया। दूसरी तरफ कायरन की जिंदगी में अब दारू की जगह लीजा ने ले ली थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब।